कॉम्बिनेशन ऐसे जो एमएलए एमपी बनते हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अनाज बांटा जा रहा है या इलेक्शन से पहले रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इतने हज़ार देंगे, इतने भी भ्रष्टाचारी कार्यक्रम हैं वो सब बंद होने चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखना चाहिए कि खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा एमपी के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एमएलए के लिए 2 लाख से ज़्यादा नहीं। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। साथियों इस वक्त हमारे साथ में आज विशेष चर्चा में बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश व भारत सरकार में प्रमुख पदों पर रहते हुए और समाज व जनहित के लिए अथक प्रयासों से समाज के लिए तमाम योजनाओं को लागू कर समाज को एक नया राह दिया, उन्हें मार्ग दिया। ऐसी शख्सियत जो हर समय समाज के हित की बात करते हैं, आज हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष सचिव रहे, भारत सरकार में सचिव भारत सरकार रहे, आईएएस, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी डॉक्टर चंद्रपाल साहब। तो आज डॉक्टर चंद्रपाल साहब इस विशेष कवरेज में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं और हम सर से वर्तमान समय में भारत में प्रमुख मुद्दों पर और जन समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर चंद्रपाल जी का क्या मत है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज का विशेष शो। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद धीरेन्द्र कुमार जी, जो आपने समय निकाला और मुझे जैसे तुच्छ आदमी के बारे में कुछ बातें करना चाहते हो। सर सबसे पहले जैसा कि जो है भारत में लगातार वर्तमान हालातों पर, जन समस्याओं पर जो है चर्चा बनी हुई है, चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध ही हो या फिर भारत की जो है वर्तमान स्थिति को लेकर के, चाहे भारत में जो है राजनीति का जो माहौल है, क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और इनकी भी तैयारियां लगातार सभी पार्टियां तेज़ी के साथ में कर रही हैं। अब बस चूंकि आप जो है आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर के कैसी क्या तैयारियां हैं सर? हम कोई नेता नहीं है भाई, हम तो समाज सेवक रहे हैं सारे जीवन भर। 43 साल तक समाज सेवा के बारे में सोचते रहे और मगर जो कमियां थी पॉलिटिक्स में धीरे 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 उसको हमें महसूस होता रहा। बड़े बड़े नेताओं से हमारे अच्छे संबंध रहे, माननीय वीपी सिंह हैं और माननीय हमारे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरे मनमोहन सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जितने नेता हैं उन सब से संपर्क रहा है। मगर सारी वर्तमान समस्याओं पर ही बातचीत करते थे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश सरकार में हमें तमाम अच्छी अच्छी पोस्टिंगें भी की गई और ख़राब भी पोस्टिंग की गई कि जब गलत काम नहीं किया तो हमारा ट्रांसफ़र बिल्कुल बेकार की जगह पे कर दिया गया। मगर जैसे धर्माधिकार, आपका दूसरी और जो छोटी छोटी शिक्षा, मतलब यूपी एग्रो, एंटरटेनमेंट, खादी, ये तमाम विभाग थे मगर अच्छी भी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD, 2 बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, 2 बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड वगैरह वगैरह। तो सारे कड़वे और मीठे जो आपने विचार थे उसको समाहित करने के बाद और जिस दिन हम रिटायर हुए 2008 में, तो मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बुला के एक दिन पहले हमसे कहा कोई भी पोस्ट ले लो। तो हमने बहुत चिंतन मंथन किया। मैंने कहा सर आप जो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, हमको ले लीजिए, हम आपको जो भी सलाह
दे सकते हैं, देंगे उस पर उद्देश्य पे, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जब जब प्रयास किया तो हमें तो दंड ही मिला, उल्टा उल्टा हमको परेशान किया गया। तो हमको हमारी तमन्ना रह गई कि इस पर हमें स्वतंत्र रूप से भार मिले, तो फिर हम बताएं कि कैसे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस ज़रूरी है जी बिल्कुल। उस तरह से भ्रष्टाचार अब रग रग में घुस गया है। पहले शुरू में हम सर्विस में आए थे तो कम लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें मिलती थी। शिकायतें उसी की मिलती थी जो सख्ती से कार्रवाई करता था और उसके कर्मचारी अधिकारी उससे पीड़ित हो जाते थे, तो वो एक चिट्ठी सी लिख के भेज देते थे कि साहब ऐसा है हमको पीड़ित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और हमने फिर उसका ये करा कि किसी भी अधिकारी का उत्पीड़न न हो, क्योंकि उसका मनोबल गिरता है। ईमानदार है तो और ज़्यादा मनोबल गिरता है। इसीलिए कहा गया कि जो शिकायत करे उससे एफिडेविट ले लिया जाए। तो एफिडेविट जब देगा उसके साथ शिकायत होगी तो सही शिकायत होगी, फिर उसकी जांच कराई जाए। तो ये बात अभी भी शायद चल रही है कि एफिडेविट जो अधिकारियों के खिलाफ़ या किसी के खिलाफ़ शिकायत करे, अब तो शायद ये भी हो गया कि झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ़ FIR दर्ज होगी। तो उसी का कंसिक्वेंस है कि हम लगे रहे इसमें कि भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाना जो मुख्य मुद्दा रहा। दूसरा रहा जातीयता, जो भ्रष्टाचार के साथ साथ जातीयता जो जुड़ी हुई है, क्योंकि जात जहाँ है वहीं पर भ्रष्टाचार हो जाता है। जहाँ जात की बात दिमाग में आई किसी अधिकारी के, तो उसके साथ जो भ्रष्टाचार हो जाएगा, क्योंकि वो पक्षपात हो करेगा, और पक्षपात कम से भ्रष्टाचार की नीति में आता है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो करेगा। फिर सांप्रदायिकता, अब हर आदमी के दिमाग में, अधिकारी के दिमाग में अगर ये आने लगे कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, कि ये क्रिश्चियन है, तो वो भेदभाव करना शुरू प्रारंभ कर देगा, क्योंकि जातिग्रस्त दिमाग में भरा रहता है दुर्भावना। तो जिससे भी बहुत ख़राब बात है, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने तमाम एक्शन लिए, जैसे निष्पक्षता लानी है। मान लो पहले ये शिकायत मिलती थी कि जो इंटरव्यू होता था उसमें पक्षपात होती है, जात के नाम पर उसे कम और ज़्यादा वोट टिकट मिलते हैं, सपोर्टर मिलते हैं। तो उसमें हमने कहा कि साहब मानी यहाँ पर उस समय हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे योगेंद्र नारायण साहब, उनको हमने लिख के भेजा कि एक प्रस्ताव है निष्पक्षता बरतने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। क्या है? हमने कहा कि नाम, बाप जात का नाम, धर्म का नाम और कोई नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का नहीं होना चाहिए, जिससे कि निष्पक्षता हो। इंटरव्यू बोर्ड के सामने केवल कोड नंबर से ही इंटरव्यू हो, जिससे कि पक्षपात नहीं हो सके और जानना नहीं चाहें कौन इंटरव्यू दे रहा है और कौन इंटरव्यू ले रहा है, तब पक्षपात नहीं हो पाएगी। वो चला और बहुत अच्छा चला। 4 साल तक उसमें मंथन चिंतन होता रहा। और उसके बाद जब हम भारत सरकार गए तो मनमोहन सिंह साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी हमने सामने यही रखा, अपनी बात नहीं कही कि हमें क्या चाहिए। हमने कहा कि साहब हमने ये किया था उत्तर प्रदेश में, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं निष्पक्षता के, इसलिए यही आप जारी कराएं और ये करवा दें तो अच्छा। तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की और वो प्रथा चल रही है। मैं समझता हूँ आज भी चल रही है कि नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम नहीं होना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने, और केवल उसका जो है कोड नंबर होना चाहिए, जिससे कि उसको कोई उसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो। ये हमने अपने जीवन से देखा था, क्योंकि हमको प्रैक्टिकली बताना चाहते हैं। जब हम लेक्चरर बने 19 साल की उम्र में तो MSc किया था, IPS बन गए। IPS का जब इंटरव्यू देने गए तो हम बहुत कुछ कम जानते थे, क्योंकि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं था और कोई चीज़ पढ़े नहीं थे। मगर उसमें हमारे नंबर इतने ज़्यादा थे कि इंटरव्यू में भी कम नंबर होने की चांसेस थे, मगर हमको 55% के शायद नंबर मिल गए थे इंटरव्यू में। और मिसेस खोंगमैन कोई लेडी थी, उन्होंने इंटरव्यू नंबर दिए थे। IP थे जो रिटायर्ड IP, वो भी इंटरव्यू में बैठे हुए थे। तो उन्होंने सवाल पूछा था कि सपोज़ यू आर पोस्टेड एज SP ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एंड वहाँ पर क्राइम बढ़ रहे हैं, व्हाट विल यू डू? तो एज ए इनोसेंट पर्सन आई सेड आई विल पोस्ट मोर पुलिसमैन एंड आस्क देम टू डू पेट्रोलिंग डे एंड नाइट। उसके सर्वे करते रहना पड़ेगा, इंटेलिजेंस इकट्ठी करते रहने पड़ेगा। ये कर दिया। उन्होंने मुझे 13-14% शायद इंटरव्यू दिए थे इंटरव्यू में, और हम 21 साल की उम्र में IPS बन गए। यानी आश्चर्य होता था जब हमने कहा हम IPS बन गए अपनी अम्मा से, तो अम्मा के बड़ खुशी की बात है, SP बन गया मेरा बेटा।
तो ये जो इंटरव्यू की बात थी, ये पक्षपातपूर्ण कितना सुधार वाली बात है जो आज भी चल रहा है। मगर अब क्या है उसमें जो वर्तमान समय में सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती क्या है जो जनता को सीधे प्रभावित करती है? नहीं, सबसे पहले मैंने बताया कि भ्रष्टाचार। आज तो भ्रष्टाचार की वजह से सब परेशान हैं। चाहे किसी क्षेत्र में जाओ, एडमिशन कराने जाओ बच्चों का, तो भ्रष्टाचार, तो पैसा चाहिएगा तो एडमिशन हो पाएगा। आपको हायर एजुकेशन में जाना हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो एक तो यह है। दूसरा जो है बेरोजगारी है। पढ़ने लिखने के बाद वो सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ा तो जाएगा, मगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। तो ये उदाहरण देखने को मिला है कि पढ़े लिखे लड़के जो हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। एक तो यह है। दूसरा, नौकरी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी चीज़ है कि नौकरी जो हम चाहते हैं, निष्पक्षता होना चाहिए और बिना किसी उसके भेदभाव के, जाति धर्म के नाम से इंटरव्यू होना चाहिए। और इंटरव्यू मैंने जैसे सिस्टम बताया वो गूगल पे भी पड़ा हुआ है, उसके अनुसार ये इंटरव्यू हो तो पक्षपात नहीं होगी, फिर झगड़े वगड़े नहीं होंगे और सही रूप से नियुक्तियाँ होंगी। दूसरा जो है, सबसे और बड़ी चीज़ यह है कि माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं। वो पैसा लगाते हैं, धन खर्च करते हैं, बहुत शिक्षा बहुत महंगी है और गरीब बच्चों के लिए भी नहीं है। तो स्कॉलरशिप जो मिलता था पहले, हमको मिलता था नेशनल स्कॉलरशिप, तो वो समय पे मिलता था। कम हमारे पास नहीं होता था तो उधार रहता था और खाने पीने के पैसे बाद में देते थे स्कॉलरशिप मिलने के बाद। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी के पास पैसा ना हो तो एडमिशन रुके नहीं। तो इसका भी हमने ऑर्डर कराए थे कि निष्पक्ष रूप से आप जो है लीजिए और एडमिशन उसका हो और बिना पैसे के भी एडमिशन हो अगर उसके पास नहीं हो। क्योंकि एक लड़का आया, उसने कहा कि मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया है और मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी था, तो मुझसे खड़ा कर दिया किसी ने कि साहब आप जो सेक्रेटरी है बताइए क्या करना है। तो हमने ऑर्डर किया था, अपने साथी थे लक्ष्मीचंद जी, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है ये एडमिशन के समय में पैसा नहीं लें, क्योंकि गरीब सूकाज के पास तो पैसा भी नहीं होता, तो कैसे ये इंजीनियर बनेगा बिना पैसे के। तो वो बात मान ली गई और शासनादेश जारी हुआ कि एडमिशन से पहले कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, उससे मांगा जाएगा, क्योंकि वो उसकी मजबूरी हो सकती है और उसका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए हमने वो करा दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया कि साहब आप पहले पैसा दो और नहीं है तो स्कॉलरशिप मिलेगा उससे काटेंगे। तो वो बात न मान करके उससे ज़बरदस्ती पैसा मंगाते हैं, पैसा दीजिए तब ये एडमिशन होगा। तो बहुत से लोगों का नुकसान होता है इससे, इसको भी कम से कम देखना चाहिए। तो सबसे बड़ी चुनौती माँ बाप के लिए यही है कि नंबर 1 उसको शिक्षा मिल रही है, पैसा खर्च कर रहा है माँ बाप, तो उसको मिले, रिजल्ट भी मिले, अच्छी कमेंसुरेट कोई नौकरी मिले निष्पक्षता से और सही रूप से मिले, जिससे कोई बेईमानी की बात नहीं आए। और तभी जो माँ बाप का उत्साह बढ़ेगा और अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भेजेंगे। इंजीनियर्स, MBA तक के पढ़े लिखे अच्छे लोग, PhD वाले लोग भी आज नौकरी ढूंढने के लिए परेशान हैं और नौकरी मिल भी जाती हैं तो अच्छी नहीं मिलती। और यूनिवर्सिटी में PhD करना है तो बड़ा मुश्किल है। कोई भी क्षेत्र ले लो, वो भ्रष्टाचार से ग्रसित है और उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि सरकार कदम उठाए और सही रूप से निष्पक्ष रूप से एडमिशन हो, पढ़ाई में हो, प्रैक्टिकल्स में पक्षपात न हो, निष्पक्ष रूप से इंटरव्यू में नंबर मिले और बाद में तो ये एक हिस्सा हो जाएगा। और फिर नौकरी मिलने के लिए एडहॉक मात्र से जो रख लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं लोग, तो इसलिए एडहॉक नियुक्तियाँ न करके रेगुलर नियुक्ति हो, चाहे कम हो मगर रेगुलर रूप से ही उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी पहले जो नियुक्तियाँ हुई थी एक शिक्षा मित्रों के नाम से, वो आज भी शिक्षा मित्रों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं लड़के, परेशान हैं। और फिर जब सारी उम्र भर वो संघर्ष ही करते में निकल जाएगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई के क्या मतलब, उसके माँ बाप भी परेशान रहते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जब रिक्रूटमेंट हो तो एडहॉक नहीं हो, रेगुलर हो। और रेगुलर के लिए एडमिशन सिस्टम जो है, जो उसका एग्जामिनेशन सिस्टम है, इंटरव्यू सिस्टम है, वो मैंने आपको बता दिया कि निष्पक्षता बरत ली जाइए। निष्पक्षता हो तभी अच्छी इंटरव्यू में अच्छी बात होगी और शिक्षा भी हायर एजुकेशन में अच्छी होगी, नौकरियों में भी अच्छा होगा। तो ये तो शिक्षा से संबंधित बात है। फिर स्किल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। आज सबसे बड़ा जो हमने जो प्रचारित किया है, भारत सरकार में भी स्किल डेवलपमेंट सेक्रेटरी रहे कि स्किल डेवलपमेंट के बिना आपका जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, कम टेक्निकल स्किल है उनके पास, उनके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकते।
इसलिए ITI बहुत बड़ी संख्या में दिया। 84 ITI हमने खुद एज ए लेबर सेक्रेटरी खोलवाए थे। तो ऐसे ही ITI का प्रचलन ज़्यादा बढ़े, पढ़ाई लिखाई ना हो पाए उतनी ज़्यादा तो ITI से वो प्रयास कर ले और ITI से वो कुछ न कुछ काम कर स्किल ले लेगा, डेवलप करेगा तो अपने पैरों पर खड़ा होगा और आगे उन्नति कर सकेगा। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब के लिए लैंड की ज़रूरत है, उसके पास घर होना चाहिए। तो लैंड की ज़मींदारी एवोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत जो ज़मीनें बटी हुई हैं और हमने काफ़ी वितरण किया था, आज भी ज़रूरत है कि जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनको जो है गरीबों में और जो पढ़ने वाले लड़के हैं स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत जो क्लस्टर बने उनमें दे दी जाए, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अच्छी पैदावार कर सकें, ये कोई भी उत्पन्न कर सकें। तो एक तो ये है कि एडवोकेट भी ख़त्म हो, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन में ये कंडीशन लगा दी जाए कि प्राइवेटाइजेशन जो होगा उसमें उनको निकाला नहीं जाएगा, परमानेंट होंगे और फिर उन्हीं को आधार पर रुचि के अनुसार उनको नियुक्ति मिलेगी और किसी तरह से उनका हरेसमेंट नहीं होगा। ईमानदारी बरतना यहाँ भी आवश्यक है। तो ये तो आपका रहा शिक्षा, नौकरी और किसान। अब किसान की बात सोचिए, किसान के बारे में अभी 3 बिल पास हुए थे, अचानक फिर उसे बहुत उपद्रव हुआ और उसे वापस लेना पड़ा। हमने तो पहले ही कहा था कि इट विल क्रिएट हैवक इन द कंट्री और वो बहुत बड़ी नुकसान हुआ, देश का भी हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर की छवि को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसलिए इस किसानों के हर चीज़ को देखना चाहिए कि उनको बीज की समय पर बीज की उपलब्ध हो, खाद भी उपलब्ध हो, पानी भी उपलब्ध हो, ट्रैक्टर आदि की सुविधा भी उपलब्ध हो, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ट्रैक्टर हमने कहा था कि हर एक न्याय पंचायत में एक ट्रैक्टर फ्री मिलना चाहिए, स्पेशली ये पुअर सुकास्ट के जो किसान हैं छोटे उन पर नहीं होता है, तो वो शेयर करके ट्रैक्टर के माध्यम से अपनी खेती का जुताई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये हमने रायबरेली में किया था, उसके लिए माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमको बधाई दी थी और ये रायबरेली की बात है। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह से आप सोलर एनर्जी जैसे हमें बनाया था, तो सोलर एनर्जी का बहुत महत्व आगे बढ़ रहा है। हम उसके सेक्रेटरी रहे थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेडा के डायरेक्टर भी थे, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसका सही रूप से बेईमानी न करते हुए सही रूप उसे आगे बढ़ाएं, तो ये नया क्षेत्र है, उसमें आगे चल के बहुत उन्नति होगी और नवयुवकों को भी फ़ायदा होगा। तो ये तो आपका रहा कि तमाम तरह की बातें जो माँ बाप को, किसान को शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए परेशान होना पड़ता है भ्रष्टाचार के उससे चंगुल से, ये है। प्लस सांप्रदायिकता हमने बताया कि सांप्रदायिकता के कारण जो नौकरी सही आदमियों के हाथ में नहीं जा पाती और जातीयता और धर्मनिरपेक्षता न हो करके धर्म के आधार पर, जात के आधार पर पक्षपात करने की जो प्रवृत्ति है उस पर सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। जन समस्याओं से जुड़े हुए और विकास से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं सर। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार और प्रशासन को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? नहीं तो ये तो हमने आपको बता दिया, शिक्षा के बारे में बता दिया, आप नहीं थे उस समय, पहले मैं बोल रहा था। शिक्षा में तो सबको समान शिक्षा मिले और समान शिक्षा मिलने के लिए उनको निष्पक्षता बरतनी चाहिए। आज आम जनता की सबसे बड़ी समस्या जैसे बेरोजगारी और महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं आपके अनुसार किस स्तर पर हैं? नहीं, हमारे स्तर पर तो यह है कि धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, चिल्ला रहे हैं। जितने भी समान शिक्षा के लिए और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। हमने यही कहा है कि ये ध्यान रखा जाए कि छोटे बड़े का कोई अंतर ना हो, हेल्थ के लिए स्पेशली, क्योंकि गरीबों को हेल्थ के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो हेल्थ का उसका दे करें, इसलिए उसका भी ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है कि गरीबों का हेल्थ के ध्यान में बटे, उनको और सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सकें। क्योंकि आप जो है एक बड़े जो है पद पे रहे हैं, प्रदेश में रहे हैं, भारत सरकार में भी रहे हैं, तो आपसे अच्छा मैं नहीं समझता भ्रष्टाचार को लेकर के कोई अच्छा सजेशन उसको समाप्त करने के लिए दे सकता है। तो अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन को क्या नई रणनीति अपनानी चाहिए? जी देखिए, भ्रष्टाचार का तो है कि भ्रष्टाचार हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि ऊपर से फ्लो करता है। अगर आपका
चीफ मिनिस्टर और उसके बाद सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब ईमानदारी से काम करें और सब यही कमिटमेंट ले लें। जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, तो वो जो कहा है उस पर करना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन का मतलब है कि उनकी पार्टी के लोग जितने भी हैं जिन पे उनको शक है, वही समझ लें कि होम मिनिस्टर हैं, जिनका उनको शक है उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन का फॉर्मूला अपनाना चाहिए, जिससे कि वो जब ये दिखाई देगा जनता को या छोटे मोटे कर्मचारी अधिकारियों को कि मंत्री भी और वो जो आपके एमएलए एमपी भी भ्रष्टाचार के गर्त में आ सकते हैं, तब फिर वो सुधार होगा धीरे धीरे और डर लगने लगेगा। क्योंकि बाकी शोषण ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि सीडी वो चली थी, क्या कहते हैं आपको, उसके अनुसार जो अटैक करते थे, घर घेरते थे और फिर अंततः उनके खिलाफ कुछ निकला नहीं। जैसे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, औरों के लोग हैं, जितने बहुत से हैं जिनके खिलाफ कोई आरोप मिलता नहीं और आरोप लगा दिया पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो ठीक नहीं है। तो पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार को साथ न करके अलग करें। पॉलिटिक्स अलग है और भ्रष्टाचार अलग है। भ्रष्टाचार से आधार पर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जी, युवाओं, रोजगार और भविष्य को लेकर के आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। आप इसके समाधान के लिए क्या सुझाव देंगे? देखिए, हमने बताया है ना कि जो भी लड़के युवाओं के संबंध में ही बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छी एजुकेशन पा कर के बेचारे की अभिलाषा होती है वो ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि नौकरियों का अभाव है, उतने रेगुलर नौकरी नहीं होती। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लिए, बहुत से लोग चाहते हैं, लड़के चाहते हैं कि हम IAS बने, IPS बने, और IAS IPS कितने लोग बनेंगे? ज़्यादा IAS जो 100 होते हैं, इसी तरह IFS के जो 15-16 होते हैं, तो कितने लोग IAS IPS बन जाएंगे? मगर जो बने इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह, उनको सुविधा उसी तरह के बराबर होनी चाहिए, उनके काम का भी होगा, जिससे कि सुपरविज़न के समय में भी अपना कंट्रोल कर पाएंगे और निष्पक्षता से काम कर पाएंगे। दूसरा जो है एडहॉक दिमाग में से उनसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि नोएडा, गाज़ियाबाद में देखा गया है कि तमाम लड़के जो हैं एक कमरे में 4-4, 5-5 लड़के सोते हैं और बहुत हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं, उनके दिल में क्या बीती होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनके रहने के लिए, जो इस तरह के नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके रहने के लिए हॉस्टल्स ज़रूर प्रोवाइड करें, जिससे वो कम से कम ह्यूमैनिटेरियन आधार पर ह्यूमैनिटी को सम्बल रखते हुए नौकरी कर सकें। एक सफल और ईमानदार अधिकारी बनने के लिए युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, सफल और ईमानदारी की बात यह है कि ये तो हर एक के, जहाँ तक ईमानदारी का संबंध है, ये हर एक की कॉन्सेंस की बात है। अगर उसके माँ बाप कुछ देखता है, फ्रेंड से देखता है, रिलेशन से देखता है, उनके साथ के जो और लोग हैं उनसे देखता है, अगर उसको कोई पर्टिकुलर करैक्टर पसंद है और वो उधर की तरफ जाना चाहता है, तो वो अच्छी बात है और उसी रास्ते को उसको प्रमोट करना चाहिए। जहाँ बेईमान है उसको, अगर बेईमानी वाले को सख्त दंड मिलना शुरू हो जाए, तो अपने आप ही जो उसके साथी लोग हैं सब सतर्क हो जाएंगे और फिर बेईमानी की बात नहीं करेंगे। आज से कुछ साल पहले बहुत ही साधारण सा मामला था और ये बेईमानी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा धीरे बढ़ती चली गई, क्योंकि अब तो ये हो गया कि अगर फाइल उठा के रखनी है इधर से उधर चपरासी को देना है तो उसे रुपये चाहिए, क्योंकि वो देखता है कि साहब ऊपर हो रहा है तो हम क्या करें, तो हम भी करेंगे। तो इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। ये प्रवृत्ति के हम क्या करें, हर आदमी को ये कमिटमेंट होना चाहिए कि और शपथ लेनी चाहिए शुरू में नौकरी पाते ही कि मैं ईमानदारी से कार्य करूँगा, ईमानदारी के अलावा बेईमानी में कभी भी कोई नियत नहीं रखूँगा। और उसके लिए यह है कि उसके सुख संपन्नता जो है उससे देखा जाए कि उसको जो साधन हैं कमाने के, खाने के, वो उतने हैं कमेंसुरेट टू हिज इनकम, जो इनकम के अनुसार उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, उतना कमा नहीं पा रहा, तो वो बेईमानी की तरफ आकर्षित ना हो जाए, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, चलते चलते हमारा आखिरी सवाल है कि आपका जनता और समाज के लिए क्या संदेश है? नहीं, मेरा जनता के लिए तो एज ए आदर्श समाज पार्टी जो बनाई थी उस समय सारे जीवन का जो निचोड़ था हमने एक उसमें रख दिया उद्देश्य में। आदर्श समाज पार्टी के उद्देश्य कृपया देखिए, सर्कुलेट करिए, फेसबुक पे हैं, उसमें हैं। तो हमारे उद्देश्य है बिल्कुल, तो 31 पॉइंट का हमारा फॉर्मूले हैं, उसमें www.adarshsamajparty.com, उसमें सारी बातें लिखी हैं और पहले 5 उद्देश्य दिए हुए हैं कि 5 उद्देश्य में सब कुछ है। करप्शन फ्री हो, जातिवाद ख़त्म हो
और अनुशासनहीनता के ख़त्म करें। एंड इस तरह से तब 31 पॉइंट्स हैं, उन 31 पॉइंट्स को सही रूप से लागू किया जाए तो भ्रष्टाचार को बहुत कुछ कंट्रोल होगा। राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार जो दो मुद्दे हैं, तो राजनीतिक अपराधीकरण सब गुंडे बदमाशी घुसते जाएंगे तो फिर तो नेचुरली हर एक आदमी कंटिन्यूएशन में देखता है राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, ये सांप्रदायिकता, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है, तो वो भी बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति होती चली जा रही है, क्योंकि आतंकवादी ज़्यादा पैदा हो जाएंगे तो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो जाएगी। इसलिए जात पात हटाओ, सांप्रदायिकता हटाओ, भाईचारा बढ़ाओ और भाई जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट है लोगों का उस पर कंट्रोल करो, नियंत्रण रखो और अच्छी मिसालें, सीनियर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी मिसाल प्रस्तुत करें जनता के सामने, नवयुवकों के सामने, तो अच्छा रिजल्ट, देश को मजबूत करने का रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। क्या है, कैसे आप इनसे लड़ाई लड़ेंगे, ये बात क्वेश्चन करो। भारत में कई प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जहां एक और बाहुबली बड़े बड़े दिग्गज राजनेता और जिनकी पार्टियां बड़े बड़े धनबल हैं जो चुनाव प्रचार के लिए ज़मीनी स्तर पे निकल चुके हैं, ऐसे में आप ईमानदारी से बिना धन के कैसे चुनाव में उतरेंगे? नहीं, ये तो आपने बहुत ही कठिन और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जितने भी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, दूसरे छोटे स्टेट्स की पार्टियां हैं और वेस्ट बंगाल की पार्टी है, आंध्र प्रदेश की पार्टी, अलग अलग पार्टियां हैं, उनके पास धन है। जब एक बार MP MLA बन जाता है तो ये कहा जाता है कि उसके पास अपार धन हो जाता है। शासन की तरफ से भी एज MP और MLA के लिए बहुत रुपया मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, तो वो हीरो हो जाता है और उसे प्रचार करने का मौका काफ़ी मिलता है। जनता भी उनके संपर्क में ज़्यादा आती है तो जनता का भी हीरो हो जाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये करते हैं, ये सब कुछ है। और उनकी क्षमता बढ़ जाती है, अनाउंस करती है, वेरियस स्कीम से अनाउंस करती है और स्कीम्स है, तो इसलिए हमारा तो मुल्क साफ़ है, साफ़ सुथरी एग्जामिनेशन। ऐसे जो MLA MP बनते हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जैसे आप देख रहे हैं, अब एक तरह के ब्राइड एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अनाज बांटा जा रहा है या इलेक्शन से पहले रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इतने हज़ार देंगे, ये कोई फ्रिज दे रहा है, कोई खाना फ्री दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये सब पार्टियों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में प्रजातंत्र के खिलाफ है, यह होना चाहिए। और हम चाहते हैं, मेरी पार्टी तो यही चाहेगी कि सब जितने भी भ्रष्टाचारी कार्यक्रम हैं वो सब बंद होने चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखना चाहिए कि खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा MP के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, MLA के लिए 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 लाख रुपये मान लीजिए हमारे MLA हमसे पूछते हैं कैसे करेंगे, तो मैंने आप 1 लाख करो, 1 लाख जनता से करेगी, कुछ पार्टी देगी, तो इस तरह से आप 2 लाख रुपये में आराम से MLA का इलेक्शन लड़ सकते हो, बशर्ते आप ईमानदारी दिखाओ जनता के सामने, बशर्ते आप वायदा भी यही करो कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और शपथ पूर्वक ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और लोगों सारी जनता की सेवा करेंगे, किसान, मजदूर, महिला, इन सब का हम उद्धार करेंगे, अच्छी योजना बनाएंगे। हाथ जोड़ के जाइए और पैर मत छूइए कृपा करके। पैर छूने से प्रवृत्ति, जो गुलामी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, पैर मत छूइए, हाथ जोड़ के सबसे नमस्कार करिए और करिए कि हम गरीब हैं, नो डाउट, मगर हम वायदा करते हैं कि हम सब पूरी ताकत लगाएंगे जीवन भर, जो कि आपको उसमें उद्धार करने में लगाएंगे, आपके बच्चों के लिए आपके अच्छी योजना बना के देंगे। ये सब बातें जो है वायदा अगर हो सकता है, समझ में आएगा लोगों को तो समझ में आएगा, और नहीं तो आप ठीक है, जैसे हारेंगे तो हारेंगे। हमारी मिसेज 4 इलेक्शन हारी, बड़े बड़े लोगों ने टिकट घर बैठे दिया, फिर भी हार गई, कारण हमारे पास धन नहीं था। एक बार टिकट दे दिया उन्होंने हमारे नाम से, वो समझ रहे कि चंद्रपाल साहब की मिसेज है, जीत जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो ऐसे तो होता नहीं, जनता के पास जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैं एक पूरे प्रदेश में एक पूरा एक वो निकालूंगा, यात्रा निकालूंगा। मेरे पास एक गाड़ी है, 1-2 और लड़के हमारे साथ आएंगे और फिर अच्छे जितने भी कैंडिडेट होंगे जो पहले से भी सिलेक्टेड थे, 300-400 लोगों का
लिस्ट बना रखी थी पहले से, उनमें से पूछेंगे, अगर वो लड़ना चाहेंगे तो ठीक है, और कंडीशन यही होगी कि वो शपथ लेंगे कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और किसी को जात के नाम पर उत्पीड़न नहीं करेंगे। ये तमाम बातें जो हैं हम घोषणा पत्र में लिखेंगे कि ये सब जो करेगा उसके हम जनता से हाथ जोड़ेंगे। और पार्टी जो आदर्श समाज पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी है कि आदर्श मानव, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र बनाना है, तो ये सब फॉर्मूले हैं कि मानने पड़ेंगे जो आदर्श समाज पार्टी के उद्देश्य हैं। पहले ही फेसबुक पे हर जगह वो लिखे हुए हैं कि ये उद्देश्य हैं, उन उद्देश्य को 5-6 उद्देश्य हैं, ज़्यादा नहीं है, मगर वो उद्देश्यों की पूर्ति जो करेंगे वो मैं उनको मांगूंगा। वो अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, अच्छे देशभक्त हैं, नहीं तो जैसे लूट खसोट करने वाला जो मामला चल रहा है, मार धाड़ ये कर रहा है, जो चाहे छोटे छोटे मामलों में लेकर के लठ पिटाई लठ चल रहे हैं, इधर लठ उधर लठ, तो ये सब हान हो रही है, जनता की विश्वास की हानि हो रही है, उन्नति करने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि नवयुवकों को असर सही पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि नवयुवक भी आएँ, महिलाएं भी आएँ, और उनके लिए तो स्पेशली रिक्रूटमेंट हम कहेंगे कि 33% या 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। जैसे महिलाएं जब तक आएंगी नहीं तब तक सुधार नहीं हो सकता। इसलिए हमारा वो रहेगा, मेरी पार्टी की तरफ से अनुरोध रहेगा एज अध्यक्ष कि आप हिम्मत रखिए और ईमानदारी के साथ खड़े हो जाइए, और सिर्फ जहाँ लड़ें वो वहाँ खड़े हो जाइए, फिर वहाँ की जनता आपको सपोर्ट करेगी। मैं भी अपनी तरफ से हाथ जोड़ूंगा सारी जनता को कि कम से कम ईमानदारी की इमेज को तो आप बना के रखिए, और ईमानदारी से काम करेंगे तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा, और नहीं तो पैसे घूसखोरी और इससे जो कोई उद्धार होने वाला नहीं है। फिर आप रोते रहेंगे और जो MLA MP बनने वाले लोग हैं वो हो जाएंगे। एक ही बात है, उनसे कहा था, सुप्रीम कोर्ट से भी हम फिर से कहेंगे कि आपने ऑर्डर दिया है कि राजनीतिक अपराधीकरण लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मगर फिर भी रास्ता निकाल लेते हैं सब पार्टियाँ। आप जो कम से कम सुनिश्चित करें कि अभी से पहले से मांगना शुरू कर दीजिए कि किस किस को आप टिकट देना चाहते हैं, और वो टिकट का परीक्षण करें, और इलेक्शन कमीशन उसके परीक्षण करें कि ये वास्तव में एक एफिडेविट वगैरह दे करके और जांच करा करके, प्रायर जांच करा के कि इस आदमी की जात आ रही है, उसका हमने परीक्षण किया है और बेईमान नहीं है, कि अपराधी नहीं है, तो आप उसको क्लियर करिए। और नहीं तो ऐसे आदमियों को जो भ्रष्टाचारी हों, अपराधी हों, ऐसा को टिकट नहीं मिलना चाहिए किसी पार्टी द्वारा। और पार्टी कोई देती भी है, नहीं मानती है, तो ऐसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म होना चाहिए। आप थे हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रपाल साहब, IAS प्रमुख सचिव भारत सरकार, जिन्होंने वर्तमान हालातों को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के, भारत में विभिन्न प्रांतों में होने वाले चुनावों को लेकर के बेबाकी से अपनी बात रखी। और आज के इस पूरे विशेष कार्यक्रम से आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइए। हमें आशा है कि, हमें उम्मीद है कि आज की इस विशेष बातचीत से आपको हमारे विशेष सवालों से एक नई सीख मिली होगी। पूरे कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते द बुद्धिस्ट टाइम्स TV। नमस्कार, धन्यवाद।